वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया। मेघना, आज हम आपकी जर्नी शेयर करने वाले हैं हमारे ऑडियंस के साथ और ये समझने वाले हैं कि एक टाइम था जहाँ पे सिर्फ मेल हुआ करते थे इवेंट ऑर्गेनाइज करने के पीछे, और कोई भी शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, बेबी शावर हो, उन सब के पीछे मोस्टली आदमी होते थे और इसलिए होते थे क्योंकि एक लेबर पार्ट का जोन होता था। तो पहले तो मैं ये समझना चाहती हूँ, ये जानना चाहती हूँ कि आपने अपनी ये जर्नी कैसे शुरू की। मैं ना जब 10th स्टैंडर्ड में थी, मेरी एक टीचर है, मतलब शी इज़ अ गार्जियन टू मी। शी वॉज वेरी इनटू कि इसको पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट है टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, टू मेक मोमेंट्स वेरी स्पेशल, बीट अ बर्थडे, बीट एनीथिंग, किसी का भी। तो जब 10th में आपसे कोई पूछता है ना आपको क्या करना है, तो आई वॉज वेरी क्लियर, आई विल हैव अ BBA इन मार्केटिंग एंड आई विल हैव अ MBA इन इवेंट मैनेजमेंट। तो तब MBA इन इवेंट मैनेजमेंट वॉज नॉट डेवलप्ड, ये कोर्सेज आए ही नहीं थे। तो रैंडम मेरे फादर के एक फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि ये है ही नहीं तो ये तू पढ़ेगी कैसे। तो मैंने देखो, जब मैं उस एज तक पहुंच जाऊंगी, आई विल कंप्लीट माई BBA इन मार्केटिंग, आई एम वेरी श्योर कि तब वो कोर्स आ चुका हो, कुछ तो आ गया होगा इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड, कोई तो ऐसा कॉलेज होगा जो प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाता होगा। तो आई हैव दैट कोर्स एंड द रीजन बिहाइंड डूइंग दिस कोर्स वॉज कि टू मेक पीपल मोमेंट स्पेशल, बी इट जस्ट अ स्मॉल बर्थडे। आपके लिए आपका बर्थडे भी तो स्पेशल ही होता है ना, आप बचपन से उसको इतना ग्रैंड सेलिब्रेट करते हो, तो एक एज के बाद यू जस्ट लीव इट। बट देन आई वॉन्ट पीपल टू स्टिल सेलिब्रेट इट लाइक कि दिस इज देयर लास्ट डे, वो इतने अच्छे से करें। लोग शादियाँ बहुत ग्रैंड करते हैं, नो डाउट कि ठीक है, वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग, बट देन आई वॉन्ट पीपल टू सेलिब्रेट एवरी लिटिल थिंग। आप एक किटी पार्टी ले लो, जो फीमेल हाउस होल्ड रहती है, हाउस वाइफ्स रहती हैं, उनके लिए वो स्पेशल क्यों होती है कि आज मेरी किट्टी है, क्योंकि दे लाइक टू होस्ट पीपल अप, they are being a host. So I was always the host to everything. I want to plan things, I want to plan parties, so I was very clear कि I'll have something or other into this field only. मैं engineer, doctor ये नहीं बनना चाहूँगी, I'll be an event planner someday. Any which ways there are so many doctors and engineers and ये fields तो हमेशा से ही कॉमन रही हैं, मतलब हर 2 बच्चे में से 1 बच्चे, 3 में से 2 को यही करना होता था, डॉक्टर या इंजीनियर। तो इवेंट में जब आप आई और आपने अपना पहला इवेंट किया होगा, वो आपको याद है आपका पहला इवेंट? हाँ, पहला इवेंट हमने ना एक बर्थडे पार्टी की थी, इट वाज अ किड्स बर्थडे, और उस इवेंट का प्रॉफिट भी मुझे याद है कि वो प्रॉफिट था 500 रुपये। और द फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड वाज कि अब आज शांति से बैठ के पाव भाजी खाएंगे और घर जाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि आपने कॉलेज ख़त्म किया है, आप इवेंट्स खुद लेना स्टार्ट करो। तो एटलीस्ट आई हैव पुल्ड 1 इवेंट ऑफ माई लाइफ, द फर्स्ट इवेंट, और उसका हमको रिव्यू भी बहुत अच्छा आया था। मतलब आई एम स्टिल इन टच विद दैट पर्टिकुलर क्लाइंट ऑफ माइन। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्लाइंट कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी। और जैसा कि आप क्लाइंट का बात कर रहे हो, तो क्लाइंट्स का ऐसा होता है ना, चलो आज की डेट में तो देयर इज Pinterest एंड गूगल, पीपल डू इट, Pinterest से निकाल लेना, गूगल कर लेना, इमेज दिखा देना, रेफरेंस पिक्चर, यू गेट इट राइट। बट जब आपने शुरू किया होगा उस टाइम पे तो इतना नहीं था डिजिटल चीज़ों को समझना लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कोविड के बाद लोग इतना ज़्यादा एक्टिव हुए हैं सोशल मीडिया पे। तो उसके पहले ऐसा होता था कि जब लोग आपको डेकोरेशन बताते हो कि मुझे ये चाहिए है, तो एक मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डिज़ाइनिंग पार्ट में होते हैं, चाहे वो इवेंट हो, चाहे वो हाउस डिज़ाइनिंग हो, चाहे इंटीरियर हो, तो उनका जो इमेजिनेशन पावर होता है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है राइट। तो जब भी आपको आपके कोई भी क्लाइंट कोई भी चीज़ बताते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, तो डू यू इमेजिन इमिडिएटली कि ये यहाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, और यू टेक टाइम फॉर इट कि मैं प्लान करके ही बताती हूँ? आई टेक सर्टेन टाइम। मेरे को बस क्लाइंट से एक इनपुट चाहिए होता है, द स्पेस पिक्चर, a picture or a video, so that I can just see the space, I can plan things accordingly. See, being a event planner na, and being a girl also, I don't like to mess things up. मैं ना घर पे just because उन्होंने हमको डेकोरेशन के लिए वो स्पेस दिया ना, I don't want to do nails, I don't want to do that taping ज़्यादा, I don't want to disturb the aura they have created of their home. उनका सेलिब्रेशन हो, बट I don't want it to be disturbed.
सो हमको रेफरेंस पिक्चर से पहले आपकी स्पेस चाहिए होती है, या तो वो हम आके देख लें, नहीं तो हम फोटोज़ और वीडियोज़ से उसको देख के डिसाइड कर लें. देन आई हैव माई ओन क्रिएटिव थिंग एंड आई हैव अ आई फॉर बजटिंग रिलेटेड स्टफ कि I will suggest the budget friendly stuff only. This is the only reason we have काशी इवेंट्स पे टिकट प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 3000 और ये बहुत टाइम से है. मतलब मैं 3000 में भी बहुत कुछ दे सकती हूँ. 4000 में हमने रिसेंटली अभी एक Pinterest डेकोर हमको एक हमारी क्लाइंट ने दिया था एंड वी डिड एग्जैक्ट द सेम ऑफ इट. हमने उसका बिफोर आफ्टर भी डाला था, द Pinterest वीडियो दैट शी शेयर्ड एंड द थिंग दैट वी क्रिएटेड ऑन अ हॉल. So it was a birthday setup only, but it was a budget friendly and a Pinteresty decor, and it was a copy. मतलब आप उसको देख के 19-20 भी नहीं बोल सकते. तो I was very happy with that also. तो वो एक नज़रिया होता है कि आप नॉर्मली आप घर में कोई पार्टी होस्ट करते हैं तो आपको लगता है ना यार आज ये वाला एरिया साफ कर लेते हैं, तो मेरे को लगता है मेरे में इनबिल्ट आ गया था. इवेंट प्लानिंग में सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपको क्या लगता है? Managing the team. That is very much challenging. Coping up with the trends and everything. See, स्पेशली इन छत्तीसगढ़ आई फील. Especially in छत्तीसगढ़ because हमने जब स्टार्ट किया था इट वॉज पुणे महाराष्ट्र. वहाँ जो ट्रेंड आज भी आता है वो यहाँ आते आते 6-8 महीने का डिले होता ही है. एंड छत्तीसगढ़ हैज़ अ हैबिट ऑफ अडेप्टिंग थिंग्स थोड़ा स्लो. यहाँ पे समझने में वक्त लगता है. यहाँ आप कुछ नया ला रहे हो तो उसको वक्त देना पड़ेगा, तो वो लगेगा ही. तो ये एक चैलेंज होता है टीम मैनेज करना, क्योंकि यहाँ के लेबर्स आर वेरी मच इनटू कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे आप श्योरिटी नहीं दे सकते हो. आप आउटसोर्स कितना भी कर लो, यू हैव टू हैव अ लोकल पीपल. तो द टीम इज़ अ थिंग. मतलब आप अपने वेंडर्स को जितना बहुत अच्छे से रखेंगे, बीट पेमेंट वाइज, बीट द ट्रीटमेंट दे आर गेटिंग, बीट उनकी प्रॉब्लम समझना, उतना आपके पास टीम रहेगी. मतलब इट्स बीन 8 years टू इवेंट इंडस्ट्री. आई स्टिल हैव रायपुर पे जो टीम, आई स्टिल हैव द सेम टीम. Not a single person has been changed or replaced, and even if person has been replaced, तो या तो उन्होंने कोविड में काम करना बंद कर दिया था, that is the reason we have replaced them, और else या तो उन्होंने वो क्वालिटी डिलीवर करना बंद कर दिया था हमको, तो हमने उनका एक रिप्लेसमेंट ढूंढा. बट वी आर स्टिल इन टच विद दोज वेंडर्स ऑल्सो. हमने मतलब हमारी वेंडर्स और टीम वाली चीज़ कभी किसी से ख़राब ही नहीं हुई. ओके. आपको ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में लेबर पार्ट इसलिए भी टफ है बिकॉज गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? करेक्ट, बहुत ज़्यादा. आई हैव बिन गिवन दिस स्टेटमेंट आज सुबह ही कि आप काम की कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी मिल रही हैं. आप काम की कदर तब करेंगे जब आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी. इसीलिए वी हैव टू लाइक ब्रिंग इवेंट इंडस्ट्री में फ्लोरिस्ट फ्रॉम कोलकाता, उड़ीसा, ये लेबर्स लाने पड़ते हैं. क्यों? बेसिकली आई हैव सीन कि जितना भी है फ्लोरिस्ट की शॉप्स भी हैं जो दे ऑल हैव कोलकाता का ही स्टाफ. करेक्ट, ट्रू. उसका रीज़न है ना, एक तो 2 रीजंस है. उनके हाथ की कला, फूलों से जितनी चीज़ें कोलकाता के लेबर्स बना सकते हैं, वेंडर्स बना सकते हैं, वो यहाँ के लेबर्स नहीं बना सकते क्योंकि वो उन्होंने देखा नहीं. यहाँ वो प्लांटेशन नहीं हो सकती है. कोलकाता हैज़ द प्लांटेशन ऑफ एवरीथिंग. वहाँ जो फूल सस्ते होने का कारण है क्योंकि वहाँ की सॉइल वैसी है. तो ये जगह का भी फ़र्क पड़ता है. उनकी क्रिएटिविटी बहुत है. उन्होंने बचपन से उन फूलों से 10 सैकड़ों चीज़ें बनाना सीखा होगा. यहाँ वो नहीं है. सेकेंडली, रायपुर पे पीपल आर वेरी मोनोटनस. सिंस मैं बॉर्न एंड बॉटअप यहाँ नहीं हूँ, बट देन आई हैव बिन सीन अ लॉट ऑफ रायपुर वाला पार्ट ग्रो होते हुए. तो यहाँ पर लेबर इसलिए भी थोड़ी लेजी है बोल सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट एंड सेकेंड दे आर इनटू कि 10 बजे वील स्टार्ट आवर वर्क, बाय 7 or 8 वील वाइंड अप. विथ कोलकाता वेंडर्स दे नो कि अगर आप एक इवेंट पे हो ना, रात भर भी काम करना पड़ सकता है. नेक्स्ट डे, हाँ, द डेडिकेशन टुवर्ड्स दैट क्रिएटिविटी. मतलब दिस रिमाइंड्स मी, हमने एक वेडिंग की थी फरवरी में मैरियट पे. द क्लाइंट वांटेड श्रीनाथ जी नेचुरल फ्लावर्स से. वो श्रीनाथ जी बनाने के लिए एक 4 लोगों की टीम कोलकाता से आई थी. दे हैव मेड दैट श्रीनाथ जी वेरी ब्यूटिफुली. बट सिर्फ वो 4 लोग पूरी वेडिंग पे सिर्फ वही बना रहे थे. और उन्होंने जो कारीगरी की, नग लगाना, फ्लावर्स लगाना, वो जो लाइवलीहुड आया ना श्रीनाथ जी की मूर्ति में उनसे, वो और यहाँ नहीं हो सकता था.
वो पॉसिबल ही नहीं था यहाँ। तो यहाँ ये एक रोड ब्लॉकेज है, क्योंकि उन्होंने 4 दिन अपने वो डेडिकेशन से दिए। यहाँ मेरे को पता है मेरे अगर मैं किसी स्टाफ को यहाँ बोलूँगी भी या किसी वेंडर को इस चीज़ का ऑर्डर भी प्लेस करूँगी, दे विल बी हेजिटेटिंग टेकिंग इट। ख़राब हो गया तो हम नहीं बना पाएंगे, हमसे बिगड़ गया तो क्या होगा। तो दिस इज़ द थिंग। और आप कोलकाता में बोलेंगे ना उस चीज़ के लिए, हाँ बता दीजिए कब बना के देना है। दिस इज़ ऑल्सो अ डिफरेंस। ट्रू। ओके, जैसे आप इवेंट में हैं इस इंडस्ट्री में, इनिशियली जब हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। अब जैसा कि आपने कोलकाता की टीम के लिए कहा, आप यहाँ रहकर कोलकाता से कैसे मैनेज करती हैं टीम को? क्या आप कभी गई हैं कोलकाता, वहाँ जाकर आपने टीम ढूंढी है और उनसे फिर वहाँ कनेक्ट करके फिर यहाँ पे किया है, या फिर वाया किसी के रेफरेंस से लोग आपसे कनेक्ट हुए? मैंने अपना इवेंट एंड MBA इन इवेंट मैनेजमेंट किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट पुणे से। दैट इटसेल्फ इज़ अ हब। वो आपको पहले दिन ही ये सिखाएंगे कि आपको आपके वेंडर्स और ये सारी चीज़ें कहाँ से लेनी है। सेकेंडली, आई हैव बिन टू कोलकाता। मतलब बीइंग अ दिल्ली बॉर्न एंड बॉटअप, आई नो कि दिल्ली का मार्केट अलग होगा, कोलकाता का अलग होगा। और सोशल मीडिया तो अभी आया है, आप कोलकाता जाएंगे और आप ढूंढेंगे तो मिल जाते हैं। मिलने के बाद आपको उनको मौके देना पड़ेगा। कई बार आपको रिस्क टेकिंग फैक्टर लेना पड़ेगा, वेदर आप एडवांस दे के आ रहे हैं तो दिल कम बैक और नॉट। बट देन इवेंचुअली अगर आपकी नीयत है ना कि आपको किसी का दिन बनाना है उस पर्टिकुलर वेंडर से काम करवा के, इट विल टर्न आउट टू बी गुड। मेरे साथ यही एग्जैक्टली हुआ। आई हैव बिन सोर्सिंग आउट फ्रॉम उड़ीसा, फ्रॉम कोलकाता, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मुंबई। आई हैव अ ग्रेट सेट ऑफ वेंडर्स कि हाँ आई नो कि अब अगर मैं उनको फ़ोन पे भी कुछ बोल रही हूँ, द एग्जैक्ट थिंग विल कम टू मी। I have seen Kolkata people doing work in so many creative things, like gold jewelries भी कोलकाता की are very famous, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे अब आप इवेंट का मुझे फ्लावर्स का बता रहे हैं, तो ये भी चीज़ उनकी काफ़ी अच्छी है। एंड आई हैव बीन टू कोलकाता। कोलकाता इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिटी बिकॉज वहाँ के लोग बहुत सीधे हैं। अब आई डोंट नो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, बट मेरा रहा है। मैं ऑलमोस्ट 1 महीना थी कोलकाता में, तो मुझे ना मतलब लाइफ दे हैव वेरी स्लो लाइफ, दे आर नॉट इन हरी फॉर एनीथिंग। लाइक जैसे मुंबई आप चले जाओ, दिल्ली चले जाओ तो बहुत जल्दी है, और मुंबई के लोगों को तो बहुत ही जल्दी है, वो तो रुक ना। मुंबई के लोगों को घाई बहुत है, कोलकाता लोगों को बिल्कुल घाई नहीं। आराम से जा भी रहे हैं तो स्लोली जा रहे हैं, और मतलब दे डोंट प्रायोरिटाइज देयर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, लाइक कि मैं जा रहा हूँ तो मैं ही क्रॉस करूंगा। नहीं, आपको वो जगह दे देंगे कि हाँ आप निकल जाओ। मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ देखी, तो मुझे कोलकाता बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। और मुझे वहाँ रहने के बाद ये चीज़ें बहुत लगती, मे बी बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, मुझे कोलकाता इसलिए भी सही लगा होगा शायद कि इतना हड़बड़ाते नहीं हैं लोग वहाँ पे। आई हैव बीन टू लोकल मार्केट ऑल्सो, और जैसे दिल्ली के आप लोकल मार्केट चले जाओ, आप खड़े नहीं हो सकते। आपको एक तो रश इतना रहता है, और दूसरा हर कोई अपने पास एकदम आपको खींच रहा होता है कि मैम यहाँ ये यहाँ वो। ये मैंने कोलकाता में नहीं देखा। वहाँ भी लोकल मार्केट है और वहाँ के लोग चिड़चिड़ाते भी नहीं हैं। दे आर लिविंग लाइफ एक्चुअली। मतलब जहांगी वो ना लाइफ जी रहे हैं। उनको पता है कि हम कमा के एक सिंपल लाइफ भी रह सकते हैं। मतलब दे डोंट हैव वेरी हायर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लाइफ। उनका है कि ठीक है, वो बोलते हैं यू ओनली लिव वंस, दे आर एक्चुअली फॉलोइंग इट। विद दिल्ली मुंबई पीपल यू ओनली लिव वंस गोज टू पार्टीज, कि आप एक नाइट पार्टी करके नेक्स्ट डे आप अपनी लाइफ पे। दिस थिंग नाउ डेज, दिस इज आई एम सीइंग दिस इन रायपुर ऑल्सो। अब यहाँ पे काफ़ी पार्टीज होने लग गई हैं। अब लोग यहाँ के, मुझे ऐसा लगने लगा है कि बहुत टाइम, जैसे इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है, तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कि मिनी दिल्ली का टैग या गोवा का टैग तो रायपुर को ज़रूर मिल जाएगा बहुत जल्दी आने वाले टाइम में। ओके, बैक टू द टॉपिक। आपने जैसा बताया कि आप दिल्ली से हैं, फिर आप पुणे में भी रहीं, फिर आप छत्तीसगढ़ में रहीं और आप रायपुर में रही हैं, तो आपको तब से लेकर अब तक में कितनी ग्रोथ फील हुई है रायपुर में? सी विद द बिजनेस पर्सपेक्टिव डेफिनेटली रायपुर ज़्यादा ग्रोथ है,
अगर आप वेंडर पर्सपेक्टिव लेंगे, दिल्ली पुणे ज़्यादा ग्रोथ है. बिजनेस रायपुर हैज़ ऑलवेज बीन अ बिजनेस हब. व्हेन आई शिफ्टेड 2002 में, तो तब आई वॉज वेरी स्मॉल, बट स्टिल अब क्या दिल्ली इंदौर हम रहे हुए हैं, क्योंकि द फादर वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, तो ट्रांसफर्स होते रहते थे. तो वो लाइफ यहाँ नहीं थी डेफिनेटली, बट देन यहाँ पे ना लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त था. साथ में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देयर वर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. आप पढ़ के निकल रहे हो, अगर आपको बिजनेस करना है, यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शन. जॉब करना है, यू हैव टू स्विच द सिटी, कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है तो, बट देन विद द बिजनेस यू हैव टू. तो जब हमने पुणे स्टार्ट करने के बाद काशी को रायपुर शिफ्ट करने का डिसीजन लिया कि एक ब्रांच यहाँ खोलते हैं, आई एम शिफ्टिंग बैक एंड एवरीथिंग, तो रायपुर हैज़ बिन अ वार्म, बोलते हैं एक वार्म हग दिया उसने वापस आने का, क्योंकि हमारा पहला इवेंट वॉज एट उमरकोट. इट वॉज अ 10 लाख इवेंट. इट वॉज अ बेबीज फर्स्ट बर्थडे एंड अ होटल इनॉग्रेशन, और वो उड़ीसा के उमरकोट में था. It was a very interior exterior village sort of setup, but then still it was a huge grand affair. The clients were very experimental and everything. And after just finishing that, हमको 2 महीने के gap में we had a biggest break of our lives. That is an international destination wedding to Thailand on a Hua Hin Island, Chariton. So it was a break to Kashi, to career of mine and everything. तो it was like कि वापस आने के बाद आप बोलते हो ना, आप अपनी बरकत पे वापस आ रहे हो तो आपको कुछ अच्छा मिला, तो दिस हैपेंड. उसके बाद रायपुर हैज़ ऑलवेज बिन वेलकमिंग. यहाँ लोग एक्चुअली आज भी ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग में बिलीव रखते हैं कि अगर हमको किसी ने किसी के थ्रू रेफर किया है, वील गिव देम अ चांस. तो यहाँ गुडविल आज भी इम्पोर्टेंस रखती है. मतलब विद मी लोग पूछेंगे प्रायोरिटी क्या है, मतलब आपकी प्रायोरिटी मनी है, आपकी प्रायोरिटी फैमिली है. मेरी प्रायोरिटी व्हेन कम्स टू काशी, बिकॉज इट इज़ अ बेबी टू मी, तो ये प्रायोरिटी रहती है कि गुडविल, अ पर्सन रिकमेंडिंग मी टू अनदर पर्सन कि आप इससे वेडिंग करा लो, बेबी वेलकम करा लो, बेबी शावर करा लो. वो इतने कॉन्फिडेंटली पिच करे ना कि सामने वाले को लगे कि हाँ शी कैन डू इट. एंड विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स ऑफ माइन, उनको पता होता है कि ना आई एम अ लास्ट मोमेंट एक्सपर्ट. आप मेरे को अगर 2 या 3 घंटे का भी बफर देंगे ना, आई कैन पुल स्ट्रिंग्स, आई कैन डू स्टफ. तो आई ऑलवेज लाइक रायपुर फॉर दिस. पुणे आपके पास लास्ट मोमेंट क्लाइंट्स नहीं आते हैं, ऑब्वियसली दे प्लान देयर वीकेंड्स, दे प्लान एवरीथिंग पहले से, बट देन पुणे की अपनी खासियत है. मतलब अगर आप बोलेंगे कि आपके दिल को कहाँ डिवाइड किया जाए, तो इट इज़ ऑलवेज पुणे फर्स्ट एंड देन रायपुर. So that is a personal thing, but when it comes to Kashi, Raipur has been a great help. क्योंकि अब रायपुर के छत्तीसगढ़ की बात हमने की है, तो यहाँ का जो छत्तीसगढ़ी समाज है टिपिकल, दे आर ऑल्सो वेरी क्यूट, वेरी सिंपल एंड डिसेंट. अब एक होता है ना कि जो लोग बाहर से आके रह रहे हैं, जो अदर कास्ट के हैं, शायद छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ीज जो बेसिकली छत्तीसगढ़ीज हैं, दे आर वेरी डिसेंट. मतलब जैसा मैंने कोलकाता के लोगों के लिए कहा, तो छत्तीसगढ़ की ऑडियंस ये ना समझे कि यहाँ रह के हम ये सोच रहे हैं कि हमें दूसरी जगह अच्छी लग रही. नहीं, छत्तीसगढ़ी भी जो है, मैंने उन्हें देखा है कि एक तो हमारी लैंग्वेज ही छत्तीसगढ़ की इतनी अच्छी है ना, मतलब वो सुनने बोलने में ही बहुत एक तो फन लगती है, एंड सेकेंडरी की क्यूट लगती है. मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक मैं किसी स्पेसिफिक कास्ट को नहीं टारगेट करना चाहती, बट बीइंग इनटू मुंबई फॉर 4-5 years, आई हैव सीन कि वहाँ का जो लैंग्वेज है ना, वो थोड़ा खड़ा है, खड़ी बोली जो बोलते हैं एकदम, तो वो एकदम से ना लगती है, हिट करती है. मतलब हम यहाँ से रह के जो जा रहे हैं, बिकॉज आप मुंबई में, पुणे में रहे हो, तो आपको भी वो चीज़ समझ आती होगी. विद टाइम आपको समझ में आता है कि इनका ये तरीका है बात करने का. When it comes to छत्तीसगढ़ी, उनका वो तरीका है बात करने का. तो एवरी लैंग्वेज हैज़ देयर ओन वे ऑफ एसेंट, बट देन मेरे को लगता है बहुत, मतलब सिंस आई नो 5-6 लैंग्वेजेस, तो आई फील कि सारी लैंग्वेजेस ना एक द एंड एक ही सार है. वो आपको वार्मली ही फील कर, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है. वो अगर आपको वार्मली फील कराना चाहते हो तो दे विल स्पीक हाउ द वे यू आर स्पीकिंग इन दैट लैंग्वेज, राइट? ओके, अब मुझे आपने टीम के बारे में तो बता दिया, बट मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि बीइंग अ वुमेन डूइंग वर्क इन दिस फील्ड,
आपको कभी ऐसा लगता है कि लोग अभी भी मेल या मैन ओरिएंटेड कंपनीज को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? ऐसा लगता है कि मैं बीइंग विमेन इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं आदमियों से थोड़ा पीछे ही चलती हूँ? I don't feel it honestly. Reason, see, I was always a tomboy thing. The people who are very close to me, don't consider me ऐसे लड़की. They consider me कि हाँ ठीक है, अगर हम इसको रात के 3 बजे भी बोल रहे हैं ना, so she can bring things on the table. She can get it arranged. तो I was always been that person. तो मेरे को ऐसा कभी रायपुर में फील नहीं हुआ, मुझे पुणे में भी ये कभी फील नहीं हुआ. Secondly, when it comes to a woman doing events, अगर आप बहुत स्मॉल बेबी शावर ले लें या बेबी वेलकम ले लें, मेरे को लगता है वुमेन क्रिएटिविटी वुड बी मच मोर देन अ मैन क्रिएटिविटी. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लड़कों की क्रिएटिविटी कम होती है बट नज़रिया अलग होता है. एक लड़की का पेन समझ के, एक वुमेन का पेन समझ के कि भैया अभी उसने बेबी डिलीवर किया एंड शी इज़ कमिंग डाउन होम, तो उसको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, उससे कितनी बात करके ब्रीफ ले सकते हैं कितना नहीं, वो समझना एक फीमेल के लिए ज़्यादा आसान होता है कंपैरेटिव टू अ मेल. और एक हिचक भी होती है ना कि आप इवेंट मैनेजर हायर करें, इवेंट प्लानर, डेकोरेटर हायर करें, एकदम रैंडम इंसान, आप उससे कितना कंफर्टेबली बात कर रहे हो. अगर इफ़ अ क्लाइंट इज़ अ फीमेल, वो एक फीमेल से कंफर्टेबल होगी. इफ़ अ क्लाइंट इज़ अ मेल, वो एक मेल से ज़्यादा कंफर्टेबल होगा. तो मैंने ये फेस नहीं किया अपनी फील्ड में. आई हैव ऑलवेज फेस अ इक्वालिटी ऑन टू थिंग्स. हाँ, बट सर्टेन लेवल पे एज फैक्टर बहुत मैटर किया है मेरे को यहाँ पे. व्हेन आई स्टार्टेड आई वॉज 20 एंड इट्स बिन 8 years. तो अब ऐसा हो गया था ना, तब कि लोगों को लगता है बच्ची है, नहीं कर पाएगी, छोटी है अभी एज में. तो मैंने एज फैक्टर बहुत देखा है. अभी भी व्हेन इट कम्स टू वेडिंग्स, अगर हम एक जैन मारवाड़ी फैमिली की वेडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हेड्स होते हैं, द पर्सन हु डिसाइड्स एवरीथिंग, उनका ये होता है कि यार ये तो बच्चे हैं अभी. यही अगर कोई 40 years का मेल इवेंट मैनेजर होगा तो उनको ट्रस्ट ज़्यादा होगा. दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस. यस, कि नए लोगों को चांस देने पे दे डोंट बिलीव. उनको ऐसा लगता है कि जो पहले से चलते चले आ रहे हैं दे हैव गुड एक्सपीरियंस, तो नए लोगों को चांस देने में होता है. मतलब ये आपने फील किया है? मतलब अभी तक फिर जब लोगों ने हमको चांस दिए, दोज आर रिपीट. आई ऑलवेज हैव अ रिपीटेड कस्टमर इन माई लिस्ट. कि मेरे को ये भी याद है, मतलब सिंस जुलाई मेरे को पता है मेरे कौन से क्लाइंट का बर्थडे कब है, कौन से क्लाइंट का एनिवर्सरी कब है. तो आई नो कि दे विल बी टेलिंग मी कि टू प्लान थिंग्स अप. तो आई हैव बिन टेकिंग इट एज अ ब्लेसिंग. बट हाँ, द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट वो हमसे पहले से सेट है, तो उनका अपना एक क्लाइंट बेस है, उसको ब्रेक करना थोड़ा वक्त लेता है. आपको लगता है कि सोशल मीडिया रोल प्ले करती है आपकी इस फील्ड में, या चेंज किया है सोशल मीडिया ने बहुत कुछ? चेंज डेफिनेटली किया. हमारे लिए चीज़ें थोड़ी इजी है. अब हमको ना, मतलब अगर कोई नया इवेंट मैनेजर बनना चाह रहा है, कोई इंसान अगर इस फील्ड में स्टेप अप करना चाह रहा है एज अ बिजनेस, तो वो उसको ना क्रिएटिव, वो जो ड्राइंग्स करके हम अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करते थे, समझते थे, फिगर आउट करते थे, मेजरमेंट्स लेके ना, उसके लिए वो इजी हो गया है. दैट पर्सन कैन यूज़ अ AI थिंग उसी घर की वीडियो सेटअप पे कि हाँ क्या कर सकते हैं. Pinterest इज़ अ ऑप्शन. तो सोशल मीडिया ने ये चीज़ें आसान ज़रूर की है, बट देन अगेन इनका एक ड्रॉबैक है. AI आपको बोलेगा कि ये चीज़ें ऐसे लगा लो, Pinterest आपको बताएगा कि ऐसी चीज़ें बन जाती है, बट बनाते बनाते अगर आप किसी का घर या प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो तो उसके प्रो एंड कॉन्स क्या होंगे, हाउ विल यू गेट रिपेयर्ड, उसको आप कैसे ठीक करोगे. तो वो एक चैलेंज हो जाता है. तो ये एक प्रो भी है, कॉन भी है. डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन. एंड सोशल मीडिया डेफिनेटली प्लेज अ रोल. कि जैसे मैं पहले काशी इवेंट्स का कोई डिजिटल हैंडलर नहीं था. It was always कि if I want to I'll post something, if I don't I'll not. But then with gradually time मेरे को ऐसा लगा कि एक तो डाटा दिखाने के लिए लोगों को easy है, रीच बढ़ती है. सेकेंडली आप उसको ये मत सोचो कि इफ़ यू आर पुटिंग इट आउट इन द इंस्टाग्राम, हम 10 पोस्ट कर रहे हैं, 12 पोस्ट कर रहे हैं ना, तो हमको 10 क्लाइंट आएंगे. मेरी एक्सपेक्टेशन सोशल मीडिया से कभी नहीं थी. आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज इट इज़ द डिमांड ऑफ द मार्केट राइट नाउ. आई ऑलवेज एंड आई इन फ्यूचर ऑल्सो आई ऑलवेज माई क्लाइंट्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ ओल्ड क्लाइंट रेफरेंस ऑफ माइंड.
आई ऑलवेज वॉन्ट अ गुडविल फैक्टर. आई डोंट वॉन्ट कि डिजिटल मीडिया से आए थे आ रहे ठीक है, वेल एंड गुड. येस, द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस. डिजिटल प्रेजेंस आप रख सकते हैं, उससे आ रहे वेल एंड गुड. नहीं आ रहे आप उस पर बोलते ना, लोग हताश हो जाते हैं आज की डेट में. हमारे व्यूज गिर गए, रीच गिर गई हमारे पेज की, हमारी, बट योर कंपनी इज स्टिल स्टैंडिंग टॉल. दैट इज अ वर्चुअल रियलिटी. वहाँ गिर गई तो वो एल्गोरिथम्स भी हो सकते हैं, वो इंस्टाग्राम का ग्लिच भी हो सकता है. दैट डजंट मीन कि आपकी बरसों सालों की मेहनत तो मार्केट में गिर गई. क्योंकि अब जैसे सोशल मीडिया में पिंटरेस्ट पे इतनी सारी चीज़ें हैं अवेलेबल, तो ऐसा होता है ना कि लोग पिंटरेस्ट से काफ़ी सारी पिक्चर्स ले लेते हैं एंड दे रीच इनटू अ सर्टेन पॉइंट जहाँ पे उनका एक्सपेक्टेशन बहुत हायर रहता है. तो वो आपसे कैसे मैनेज होता है, मतलब आप उनको कैसे समझा पाते हैं कि व्हाट इज़ पॉसिबल एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल? ऐसा हुआ है आपके साथ का? मतलब ये रोज ऑन अ डेली बेसिस ये होता है. हमको पिंटरेस्ट रेफरेंसेस इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, हमको व्हाट्सएप पे भी आते हैं. कुछ क्लाइंट्स से पुराने जो पिंटरेस्ट रेफरेंसेस भेजते हैं, मैं उनको बता देती हूँ. आई हैव ऑलवेज बीन अ क्लियर पर्सन. मैं आपकी ब्रीफिंग के बिना आपका इवेंट नहीं लूँगी. मैं जब तक आपको बता नहीं दूँ कि मैं ये कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, नहीं करने का आई विल गिव अ रीज़न ऑल्सो. आई विल नॉट बी अ पर्सन कि मैं आपको घुमा रही हूँ. एक होता है ना, आप नहीं कर पा रहे हो तो आप उसके कॉन्स बता रहे हो. आई विल नॉट बी दैट पर्सन. आई विल टेल यू वाई आई कांट डू इट. आई डोंट हैव दैट इन्वेंट्री. आई कांट अरेंज दैट इन योर बजट. आई नो कि वो साथ में अच्छा नहीं लगेगा. दीज आर द रीजन्स आई टेल इट टू माई क्लाइंट्स अप फ्रंट. तो कई बार ये उनके लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि जब एक्चुअली वो सेटअप हो जाते हैं दे रियलाइज दिस. ओके, इतने इवेंट्स अभी तक आपने किए हैं, तो सारे इवेंट्स में क्या कभी ऐसा रहा है कि आप किसी सेलिब्रिटी से मिली हो, या कभी कोई सिंगर या कोई ऐसा कोई आया हो? हाँ, मतलब हमने, जब हम पुणे थे, हम वॉलेंटियर्स थे, हम चीज़ें सीख रहे थे, तब तो हमको बहुत डेफिनेटली बहुत ब्रेक्स मिलते हैं. एंड IIM गिव्स देयर स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गो टू IIFA ऑल्सो टू गेट अ ट्रेनिंग. तो हम मिले. अब हैंडलिंग सेलिब्रिटीज एंड स्टारडम इज अनदर लेवल ऑफ थिंग. आपको हम्बल के साथ साथ अपनी एक बाउंड्री भी रखनी पड़ेगी. दैट बाउंड्री इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज़ हैं. आप जस्ट बिकॉज उनका स्टारडम है आप उसमें ना गुम नहीं हो सकते हो. बीइंग अ फीमेल ऑल्सो आपको एक बाउंड्री रखनी पड़ेगी कि दिस इज एक्चुअली व्हाट आई कैन डू, और इस रेखा के बाद मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती हूँ. तो वो भी एक हैंडलिंग चीज़ होती है. ऑल्दो हम सेलिब्रिटी इवेंट्स बहुत कम लेते हैं. हमने आज तक रायपुर में भी जिफलिफ में पार्ट लिया है एज अ इवेंट प्लानर एंड डेकोरेटर टू देम. एंड द ग्रेट इंडियन फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल हैज़ बीन डन ट्वाइस back in 2018 and 19 in रायपुर, and it was a great success. और एक आर्टिस्ट को जितना आप कदर करेंगे ना, जितने पुराने आर्टिस्ट हैं, इनफैक्ट नहीं भी, उतना ही वो वैल्यू एडेड इवेंट होगा. तो उनके स्टारडम में कई लोग ना, कई इवेंट मैनेजर्स, आई हैव सीन दिस, कि वो गुम हो जाते हैं क्योंकि वो स्टारडम है एट द एंड. I have been worked with Indian Ocean also, Kabir Cafe also, Alif also. These people have been a great band. और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है. जस्ट बिकॉज दे आर अ वेरी बिग नेम डजंट मीन वो रिक्वायरमेंट उनका टैंट्रम है. उनके टेक राइडर्स है, इट इज़ नीडेड टू देम. उसके बिना दे कांट परफॉर्म. दैट इज नीडेड फॉर द पब्लिक टू एक्सपीरियंस देयर वॉइसेस. आपके साथ ऐसा हुआ है कोई मोमेंट जब आपको लगा हो कि हाँ यही करना था मुझे लाइफ में? एक वो हैप्पी मोमेंट आता है ना, जब लगता है, मेरे साथ बहुत बार होता है, इवन दो हर गेस्ट के जाने के बाद ही मुझे ऐसा फील होता है कि आई हैव अचीव्ड समथिंग बिट मोर, कि मैं आज इनको मैंने कवर किया, इनकी लाइफ जर्नी मैंने ली, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आई एम इनटू अ राइट पाथ. मैं जो कर रही हूँ, दिस इज द थिंग जो मुझे करना था अंदर से. तो आपके साथ कभी ऐसा होता है, कभी किसी इवेंट को लेके या कभी किसी फंक्शन में आप उसके होने के बाद? कुछ इवेंट ना आपके जहन में बस जाते हैं. जैसे थाईलैंड वेडिंग, द हुआ है शैरेटन वेडिंग हैज़ ऑलवेज बीन क्लोज टू माई हार्ट. मतलब वो वेडिंग प्लान हुई थी ऋषिकेश.
मैं रायपुर आई हुई थी, तब मैं पुणे में थी, मैं रायपुर आई हुई थी एंड वी हैव शिफ्टेड एंड स्टार्टेड इन रायपुर। आई वाज डूइंग द वर्क और रैंडम आई गॉट अ क्लाइंट कॉल और उन्होंने बताया कि हमने वेडिंग शिफ्ट की है, द वेन्यू हैज़ बीन चेंज। मोस्टली मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगी कि दिल्ली की फैमिली है तो वो ऋषिकेश से ज़्यादा दे हैव शिफ्टेड इट टू देहरादून और शिमला और मसूरी और एनी हिल स्टेशन। देन आई केम टू नो इट वॉज बैंकॉक। आप थाईलैंड जा रहे हैं, आप हुआ हिन आइलैंड पे शेरेटन बुक कर चुके हैं एंड वी हैव टू डू ऑल द अरेंजमेंट्स एंड डेकोर एंड एवरीथिंग, मतलब द होल आइटनरी हैज़ बीन चेंज्ड। तो दैट वेडिंग वॉज अ चैलेंज ऑल्सो बट इट वेंट वेल, इट वेंट ग्रेट। तब सोशल मीडिया इतना हाइप्ड अप नहीं था, वरना हम दिखा पाते कि हमने क्या किया, बट वी स्टिल हैव दैट डेटा। तो दैट वेडिंग वॉज वेरी क्लोज। रिसेंटली हमने एक वेडिंग की थी फेयरवे गोल्फ रिसोर्ट पे। उस पर ना एक छोटा सा किस्सा हुआ था। उस किस्से ने पहले तो मेरे को ये डरा दिया कि अब मेरा करियर ना स्टेक पे है, क्योंकि उनके एक गेस्ट थे जो इंटरनेशनली ट्रैवल करके आ रहे थे। दे हैव केम टू नागपुर से उन्होंने वंदे भारत ली। दो वॉज वेरी ओल्ड पीपल, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत एजेड थे और उन्होंने ना इंडियन सिम्स नहीं ली थी और उनको लगा कि सिंस फॉरेन में हाईटेक वाईफाईज होते हैं, रायपुर के स्टेशन पे भी वो होगा। वाईफाईज थे बट देन वो उनके डिवाइसेस पे उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे एंड वी लॉस्ट देम। हम कॉल कर रहे हैं, हम प्लाकार्ड लेके टीम वहाँ खड़ी है, ड्राइवर्स वहाँ खड़े हैं स्टेशन पे, यहाँ फंक्शन शुरू होने वाला है, उनकी 6 बजे की ट्रेन वापस आने वाली थी। ट्रेन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है 7-8 बजे आएगी, 10 बज गए। वी कुडंट फाइंड देम, वी कैन नॉट रीच देम। आई हैव टू टेल इट टू माई क्लाइंट्स ऑल्सो। द टीम केम एंड टोल्ड मी दिस, हमने बताया। उसके बाद हमने जो उनके नागपुर वाले जो गेस्ट थे जहाँ से वो लास्ट निकले थे उनको रीच आउट किया। वो पैनिक कर रहे हैं एंड अगर वो घूम जाते उस दिन तो आप मान के चलो इट विल कम टू, क्योंकि सेंट्रल थिंग है। आप छत्तीसगढ़ आए हो, आप इंटरनेशनली ट्रैवल करो, आप घूम गए, तो आई हैव टू गिव अ लॉट ऑफ रिप्लाईज एंड आई एम आंसरेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल। तो इट इज़ अ ह्यूज मिनी हार्ट अटैक टू मी एंड देन माई हस्बैंड वॉज देयर ऑन फील्ड विद मी। अमोल ऑल्दो मेरे साथ मोस्टली मेरे वर्क पे नहीं होते हैं, बट when I need him, he is there. He went to the station, he has searched everywhere, he informed CRPF, he put a team of mine, मेरे जितने volunteers and staff हैं उनको लेके गए, ढूंढ रहे, तो उनको उनकी वाइफ मिली 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने हमको एक न्यूज़ दी कि जो अंकल है वो भूल जाते हैं चीज़ें, ही हैज़ अल्जाइमर्स। वो हर थोड़ी देर में ही हैज़ अ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस एंड देन ही डजंट नो वेयर ही इज़ एंड दैट वाज अ पैनिक अटैक, आई टेल यू। क्योंकि अब हम डर गए कि वो कहाँ गए, क्योंकि उनको याद ही नहीं होगा। हमने आंटी को तो बिठाया, वी वर ट्राइंग टू काम हर डाउन, हमने उनको ढूंढना शुरू किया। लकीली रायपुर की वो खासियत काम आई जो एक छोटी सी सिटी की खासियत होती है, जो अब ये बड़ी सिटी हो गई तो भी है। CRPF ने कंप्लेंट लिखी, हमको एक्सेस दिया कैमरास का, हमको दिखा वो कौन से गेट से लास्ट बाहर आए थे। देन हमको पता पड़ा कि गुड़ियारी में पुजारी जी टुक हिम ओवर कि ये बूढ़े हैं, ये घूम गए, इनको याद नहीं आ रहा है, तो इनको कुछ खिला देता हूँ, इनको शांत करता हूँ, देन इनको पुलिस के पास ले जाऊँगा। और जब ये सारा उन्होंने किया, उतनी देर में हम जब उनको ढूंढ रहे थे तो अमोल फाउंड हिम एंड देन CRPF पे हम गए। वी हैड पुट इन द कंप्लेंट बैक, वी ब्रॉट देम बैक टू फेयरवे। हमने उनको बहुत अच्छे से काम डाउन किया, हमारे क्लाइंट शांत हुए। बट ये सब बैक हैसल चल रहा था, मेरी ब्राइड को ये सब नहीं पता था। हमने उसको बहुत बोलते हैं बैक स्टेज पर्दे के पीछे आपने उसको हैंडल किया। हमने उसको ये सब, हमने सिर्फ उनकी मॉम और उनके डैड को ये बताया था। उनके डैड ने बहुत कामली उस चीज़ को हैंडल किया, तुम ढूंढो, कोई बात नहीं, मिल जाएंगे, होता है। एंड देन हमने ये ब्राइड को नेक्स्ट डे उनको ये पता पड़ा कि वी डिड दिस एंड शी हैज़ गिवन अ टेस्टिमोनियल कि अगर ये नहीं होता, अगर अमोल नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं था। तो दैट वॉज ऑल्सो अ लर्निंग टू मी कि अब अगर मेरा कोई इंटरनेशनल गेस्ट ट्रैवल करके आता है ना, आई लिटरली टेल देम। हम पहले लॉजिस्टिक्स में ना उनको कॉल करके उनकी डिटेल्स लेते थे, आप कौन सी फ्लाइट और ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। अब हम एक्चुअली उनको बोलते हैं कि आप जैसे ही इंडिया लैंड होंगे, टेक अ इंडियन सिम कार्ड एंड सेंड अस द नंबर सो दैट वी कैन रीच यू ईजिली।
पहले लोग इतना ज़्यादा एक्टिवली चीज़ों को समझ भी नहीं पाते थे. थैंक्स टू सोशल मीडिया काफ़ी सारी चीज़ें अब इतनी इजी हो गई हैं कि अब हर एज का इंसान सोशल मीडिया में है. एंड थैंक्स टू द रील कि अब हर एज का इंसान स्क्रॉल कर ही लेता है, तो चाहते हुए ना चाहते हुए भी उनके फीड में इंफॉर्मेशन वाली भी चीज़ें आ जाती हैं कि जो देख के उनको समझ आ जाता है कि दुनिया में अब क्या हो रहा है और हमें क्या करना है. ओके, तो आप पर्सनली खुद किस टाइप का इवेंट करना ज़्यादा पसंद करती हैं? I always like weddings, not just because it is a big bread and butter or thing, but I like weddings. Reason, आप 3 दिन की जो प्लानिंग के पीछे अपना 3 महीना देते हैं. We in Kashi take only 1 wedding at a time. अगर जैसे मैं अभी बोलूँ कि आई हैव नवंबर डेट्स एंड दिसंबर डेट्स, हम अगर वो डेट पे ब्लॉक हो चुके, हम उस पर कोई और वेडिंग नहीं लेंगे. हम उस पर और कोई बर्थडे भी लेने के पहले 4 बार सोचेंगे. तो आई एम पर्सनली इन्वॉल्व इन दैट होल सिनेरियो फॉर 3 months. हम उनकी स्टोरी लाइन पे चीज़ें प्लान कर रहे हैं, उनकी कलर थीम्स ऑफ ड्रेसेस पे प्लान कर रहे हैं. तो आई नो कि वो अपनी किस चीज़ पे कहाँ कब क्या कर रहे हैं. तो दैट इज़ एक्चुअली जहाँ मेरे को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है. स्मॉल इवेंट्स डेफिनेटली हमारे पास ऑन अ रेगुलर बेसिस होते हैं. उसी से हमने स्टार्ट किया था. देयर वाज अ टाइम व्हेन काशी ओनली डिड 2 years तक सिर्फ बर्थडे एनिवर्सरी प्रपोजल. हमने कोई वेडिंग नहीं की थी, हमने कोई बड़ा इवेंट नहीं किया था, हमको कोई कॉर्पोरेट बड़े इवेंट्स के एक्सपीरियंस नहीं थे. बट देन इट टर्न आउट टू बी अ ब्रेकर कि ठीक है. और हमने वेडिंग्स करने के बाद उसको बंद भी इसलिए नहीं किया. लोगों ने हमको बोला कि सिंस यू आर एस्टैब्लिश नाउ, यू आर सेटल नाउ, आप बंद कर दो. वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ हासिल कि एक दिन में छोटे छोटे 3 इवेंट्स हो रहे. तो आई वॉज ऑलवेज क्लियर, क्योंकि मेरे घर में ना एक चीज़ मेरे फादर बहुत अच्छे से बोलते थे, नींव को नहीं हिलाना चाहिए. तो मेरी नींव ही बर्थडे एनिवर्सरी प्रपोजल था. तो वाई आई शुड ब्रेक दैट नींव ना. ऊपर का महल गिर जाएगा अगर नींव हिलेगी तो. और आज भी हमको कई बार उसी के थ्रू क्लाइंट्स मिलते हैं. मतलब if I talk about you, I found you because of that. I had Nukkad because of smaller things and the creativity I have. तो that's how I found people ना. क्योंकि आप बड़े इवेंट्स के लिए तो हर किसी के अपने एक फिक्स वेंडर्स और इवेंट्स प्लानर्स सेट होते हैं. मोस्टली घरों में अपने इवेंट प्लानर्स सेट होते हैं फॉर वेडिंग्स. एग्जैक्टली विद स्मॉलर इवेंट्स यू टेक अ चांस कि ठीक है अभी इनसे नहीं इनसे करा के देखते हैं. तो दैट इज़ द वे ऑफ बिजनेस कि आप उनको एक मौका दे रहे हो. तो वो भी बंद करना सही नहीं होता. तो डेफिनेटली वेडिंग हैज़ बिन अ फेवरेट थिंग टू डू, बट आई रियली डोंट हैव दिस कि मैं छोटे इवेंट करना छोड़ दूँ. ओके, सो अब आपका ब्रांड नेम जो है काशी, वाई काशी? आप काशी से क्या समझती हैं? मतलब आपको काशी सुनते क्या लगता है? मोक्ष, शांति, राइट? इफ़ यू हायर अ गुड इवेंट प्लानर, आप अपने करोड़ों लाखों लगा रहे हैं, आपको अगर शांति नहीं मिल रही अपने बिगेस्ट डे पे, व्हाट्स द यूज़ ऑफ इट? कोई मतलब नहीं है. तो टू मी काशी मीन्स दिस, आई कैन ब्रिंग पीस टू पीपल्स लाइफ व्हेन इट कम्स टू इवेंट मैनेजर. क्योंकि लोग बोलते हैं ना, अगर आपको हैसल फ्री रहना है तो हायर समवन. पहले आपने बताया जैसे पहले ना चाचा फूफा सब मिलके कर लेते थे, बट उसमें कितना हैसल होता था, उसमें आपके रिश्तों में भी दरारें आती थी. बट व्हेन यू प्लान अ हायर आउटसाइड द फैमिली, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. दैट इज़ देयर हेडेक. हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते ही इसलिए कि हम सामने वाले की ज़िंदगी में पीस लेके आ पाए. मतलब इफ़ आई डू अ वेडिंग, सबको पता है कि मैं वेडिंग के 2 दिन बाद छो रही होंगी फ़ोन बंद करके, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपका स्ट्रेस लेके आई हूँ. आई ऑल्सो वॉन्ट दैट पीस ना. तो इट इज़ पीस टू मी. व्हेन इट कम्स टू काशी इवेंट्स, वी आर ब्रिंगिंग पीस टू योर लाइफ थ्रू आवर क्रिएटिविटी, थ्रू आवर हैसल फ्री मैनेजमेंट्स. That's why गुड थिंग. आप अपनी कंपनी को आने वाले 5 से 10 साल में कहाँ देखती हैं? I see it on a automation mode frankly. क्योंकि अभी अगर जैसे टीम है इतने सालों से सेम है, और अगर वो इतने साल और सेम रह रही है, तो आई फील कि वो मेरे बिना भी पुल ऑफ कर सकते हैं. ऑल्दो आई हैव अ हैबिट ऑफ गोइंग टू एवरी इवेंट ऑफ माइंड, बीट अ स्मॉल बीट अ बिगर इवेंट, आई हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग सो. बट देन आई सी काशी ऑन अ बिगर लेवल कि हमारे पास ना आउटसोर्स करने के लिए कुछ नहीं हो. I want everything to be in house. Like
आई डोंट हैव टू बाय अ सिंगल थिंग और अ रेंट आउट थिंग फ्रॉम एनीवन, क्योंकि उसमें आप ना कॉस्ट बजटिंग नहीं कर सकते हो। आप सामने वाले के रेट्स कितने गिराओगे उसको रेगुलर काम देके, बट इफ़ यू हैव योर ओन थिंग तो इट इज़ ऑल अप टू यू, इट इज़ योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आप उसको लेना चाहते हो इस क्लाइंट से या नहीं लेना चाहते हो, आपकी मर्जी। तो आई वॉन्ट दैट फॉर माई कस्टमर्स, एंड काशी तभी ग्रो होगी जब उसके पास सब कुछ खुद होगा। मैं मान रही हूँ तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो मेरे को लेनी पड़ेंगी, बट ऑन अ बिगर स्केल आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी इन हाउस, आई वॉन्ट इट टू बी बिगर, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी वन मोर सिटी टू इट। अभी वो सिर्फ पुणे और रायपुर में है, आई वॉन्ट इट टू बी एडेड ऑन वन मोर सिटी, बी इट इंदौर, बी इट दिल्ली। I want it to be expanded on that level after like 5-10 years. So it is very good to know about your brand and your event things, and आपसे इतनी सारी बातें हमने जो की, इतना सारा डिस्कशन किया। आप जो लोग अभी भी सोचते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं और जिन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुझे ये करना चाहिए या मैं भी इवेंट कंपनी स्टार्ट कर लूँ क्या, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप तब स्टार्ट करो जब आपको लग रहा है ना आप उसको फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था, आई वाज नॉट मैरिड, तो आपकी शादी के बाद भी आप अगर उसको कंटिन्यू कर सकते हो, स्टार्ट देन ओनली। कई बार लोग शुरू कर लेते हैं व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स ऑल्सो, मेल्स ऑल्सो, कि यार ये तो सीजनल बिजनेस है, इनकम होगी नहीं होगी, रिस्क टेकिंग फैक्टर है, और कोई टाइमलाइन नहीं है। मतलब हमारा कोई 9 से 5 नहीं होता है ना, हमारा 9 से अगले दिन का 9 भी हो सकता है। होता ही है, हाँ, भी नहीं है, होता ही है। तो अगर आपको एक वैसी लाइफ चाहिए आगे जाके और आप अर्ली स्टेज पे ये डिसीजन ले रहे हैं, तो आप मत शुरू करिए। क्योंकि क्या होगा, आप एक अच्छा गुडविल बना के, अच्छे कस्टमर्स बना के उनको एकदम रैंडम छोड़ देंगे ना, दे विल बी कन्फ्यूज्ड। दूसरे प्लानर्स के लिए भी उसको फिलअप करना, उस गैप को फिलअप करना बहुत टाइम लगता है। इफ यू वांट टू फॉलो इट एज अ करियर, कि आपने एक दुकान खोली और कभी बंद नहीं करनी है, देन ओनली डू इट। एंड इफ यू हैव दैट क्रिएटिविटी ना, और आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे की कितनी मेहनत और कितना आप उस क्लाइंट्स को समझा सकते हैं। मतलब इफ़ आई हैव अ क्लाइंट जो मेरी मेहनत समझ सकता है, कभी कभी, क्योंकि हर दिन सेम नहीं होता है। किसी दिन ऐसा होगा कि आई हैड अ बैड डे, आई हैड अ एक्सीडेंट और एनीथिंग, और उस दिन मेरा इवेंट है। मतलब आई लॉस्ट माई फादर, और उसके 3 दिन बाद हमने एक वेडिंग ली हुई थी। अब आई कैन नॉट गो टू दैट वेडिंग, बट देन, और इमोशंस के थ्रू भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। आपको बनाना पड़ेगा। मतलब एक तो बी ऑनेस्ट विद योर क्लाइंट्स, गेन देयर ट्रस्ट, देन ओनली यू कैन हैव दिस थिंग। आप जस्ट बिकॉज सिर्फ पैसे के लिए अगर एक इवेंट मैनेजर बन रहे हो ना, तो पहले 3 साल कुछ नहीं आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस में ऐसा होता है कि इनिशियली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द प्रॉफिट। ट्रू, वो जो बोलते थे ना अपने बड़े, पहले साल तो आप लागत लगाते हो, दूसरे साल आप एक कांस्टेंट पे आते हो, तीसरे साल से आपको दिखता है कि आप कहाँ खड़े हो। तो वो सही ही बोलते थे कि पहले 3 साल आर द क्रूशियल ईयर्स ऑफ योर बिजनेस। अब आप सोचोगे कि नहीं यार, इवेंट मैनेजर्स की लाइफ तो बहुत हैपनिंग होती है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, पार्टीज एंड एक्सेस टू लाइफ, सोशल लाइफ बहुत होती है, बट द स्ट्रेस बिहाइंड इट इज अ टास्क टू हैंडल। The daily chores to manage being a event planner is a task. तो डेफिनेटली आप तब करो जब एक्चुअली आप उसका बैक स्टोरी और फ्रंट स्टोरी दोनों से वाकिफ हो। आपको ऐसा लगता है कि जब हम ये कर रहे हैं, इवेंट अगर करना चाहते हैं, तो डू यू रियली फील कि इसकी स्पेसिफिक पढ़ाई करके ही इसे करना चाहिए? जैसे कि आपने बोला स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाया जाता है। इफ I want to do event or I want to do open the event company, तो ये सारी चीज़ें तो मुझे नहीं समझ में आएंगी। मुझे तो सिर्फ यही दिख रहा है कि मुझे इवेंट करना है, क्लाइंट्स हैंडल करने हैं और ऐसा है। तो आपको लगता है कि स्पेसिफिकली उसका कोर्स पढ़ाई करके ही आना चाहिए उसमें? हाँ, या फिर आप कर सकते हैं? नहीं, इसका रीज़न है, आप पढ़ाई करके अगर करेंगे ना, तो जो बजटिंग, द कॉस्ट बजटिंग, यू लर्न अबाउट दैट फर्स्ट, you learn about event accounting.
इवेंट्स में बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो आपको कच्चे में लेनी पड़ती है. यू कैन नॉट गिव बिल्स टू इट. फ्लोरिस्ट है, वो बिल कहाँ से देंगे? दे आर वेरी स्मॉल वेंडर्स. तो इवेंट अकाउंटिंग्स आप तब सीखते हैं, मैनेजिंग द स्ट्रेस आप तब सीखते हैं, फाइंडिंग डिफरेंट वेंडर्स इन डिफरेंट स्टेट्स इन डिफरेंट वर्ल्ड, आप मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आप तब सीखते हैं. तो पढ़ाई के अपने बेनिफिट्स है. और इवेंट कॉलेज आपको पढ़ाई नहीं कराता है, आपको प्रैक्टिकली पढ़ाता है. हमारी क्लासेस वीक में 3 दिन होती थी इवनिंग में. कौन से कॉलेज की क्लासेस शाम में हो रही है 3 दिन वो भी हफ्ते में. बाकी टाइम हम इवेंट्स पे रॉ सीख रहे होते थे. अब अगर आप एक कारपेट है जल गया, यहाँ के लिए अगर कोई वो नहीं पढ़ा होगा, वो वेंडर जिसको टेंट वाला है उसके लिए वो वेस्ट है कि यार ये कारपेट यार वेस्ट हो गया, इसको काटूंगा भी तो काम नहीं आएगा. देर आर n नंबर ऑफ NGOs जो उस कारपेट के फ्लावर्स बना के देते हैं. तो दैट इज़ अ रिसाइक्लेबल थिंग टू योर इन्वेंट्री. देर आर n नंबर ऑफ NGOs जहाँ आप अपना वेस्ट मटेरियल भेजेंगे तो दे विल मेक बेस्ट आउट ऑफ इट. आपके पास पैम्पर्स फेदर नहीं है, यूज योर घर का झाड़ू फॉर इट. उसको आप बना सकते हो, आप उसका वो लुक दे सकते हैं. आपको सिर्फ एक सीजर और एक कटर की ज़रूरत है. मतलब बहुत क्रिएटिव होने की ज़रूरत है और बहुत क्रिएटिव लोग हैं ये सारे. रिसाइक्लेबल देखने की नज़र होनी चाहिए. जस्ट बिकॉज वो इन्वेंट्री डैमेज होगी उसको फेंक दो, आई डोंट बिलीव इन इट. आई हैव नॉट लर्नड इट. जब तक वो मेरे को लग रहा है कि एकदम ही डेड नहीं हो गई है, टिल देन आई वांट टू यूज इट. सो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा. काफ़ी सारी चीज़ें मुझे समझ में आई. मैं भी कई बार ऐसा सोचती थी कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ तो मुझे कुछ कर लेना चाहिए ऐसा, पर अब मुझे समझ में आया कि इतना इजी नहीं है कि हम बस सोचे और हम करने लग गए. और मेरा तो थोड़ा ज़्यादा ही कुछ सॉफ्ट नेचर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर कोई आके 2 बात बोल देता है तो या तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं उसको सुना दूंगी, या तो फिर मैं रोने लगूंगी. तो मेरा वो वाला जोन है. तो जो मुझे ये चीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा क्लिक करी, जो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं ना, वो शायद आपको स्पेसिफिकली कोर्स करके और पढ़कर ही समझ में आएगा, या तो फिर आप उतने पेशेंस वाले हो. नहीं मैं मेरे फ्रेंड्स अगर ये पॉडकास्ट सुनेंगे ना तो वो ये बोलेंगे ये और पेशेंट आर टू अपोजिट थिंग्स टू गो. बट व्हेन इट कम्स टू क्लाइंट्स, अगर मेरा क्लाइंट मेरे पे चिल्ला रहा है, मेरे को पता है कि उसकी बहन की शादी है, वो अलग इमोशन ऑफ पैनिक में होगा. उसको चाहिए हर चीज़ परफेक्ट. आई कैन नॉट डिलीवर परफेक्ट. आई एम नॉट सेइंग आई एम अ परफेक्शनिस्ट, बट आई कैन गिव माई 100% टू इट, ताकि उसको वो दिखे कि एटलीस्ट ट्राई तो किया. तो वो चिल्लाएगा, उसको कामली डील करना पड़ेगा. कई बार कुछ क्लाइंट्स आप पे ज़बरदस्ती चिल्लाएंगे, उनको जवाब देना पड़ता है, ज़रूरी है. यस वो ज़रूर नहीं, किसी किसी का नेचर होता है शिवांगी कि वो उनको आप 100 चीज़ें भी कर दोगे ना, एक ना एक कम लगेगी. तो हाँ, अनसेटिस्फाइड है वो. तो आप उस पर अपना दिमाग मतलब डोंट पुट योर ब्रेन्स इनटू इट. इफ दे आर सेइंग थिंग्स टू यू, अगर वो एक दायरा क्रॉस कर रहे हैं, यू हैव द राइट टू से बैक टू देम बिकॉज इट इज़ योर बिजनेस नाउ. आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, तो आप जवाब दे सकते हैं. तो वो बाउंड्री मतलब आई हैव बिन रेज्ड बाय माय फादर दैट वे ओनली कि तुम्हारा दायरा तुम डिसाइड करोगी. तुमको कौन चिल्ला सकता है वो तुम डिसाइड करोगी, तुमको कितना चिल्ला सकता है वो भी तुम डिसाइड करोगी, और तुमको उसको कितने लेवल पे जवाब देना है वो भी तुम ही डिसाइड करोगी. आई एम नॉट देयर टू हेल्प यू ऑलवेज, एंड नोबडी कैन, नॉट इवन योर हस्बैंड कैन डू सो. तो यू हैव टू डील विद सर्टेन सिचुएशंस ऑल योर अलोन. तो वो चीज़ें मेरे को अभी तक याद है. आई हैव बिन ग्राउंडेड विद दोज थिंग्स. तो अगर कोई क्लाइंट मेरे पे चिल्ला रहा है ना, I will not reply back until unless that boundary has been crossed. तो लोग बोलते हैं कि ये ना रूड है, इसके लॉसेस इसलिए नहीं होते, इसका पैसा रिकवर हो जाता है. तो मैं वसूली बहन नहीं हूँ. I just know the boundary. I know I have to tell that client, I have to give that bifurcation. And with this, in Kashi we are not into commission basis. अगर हमारे पास आज भी रैंडम फ़ोन्स आते हैं कि मैम आप टाई अप कर लीजिए, हम कमीशन दे देंगे. एक आर्टिस्ट की टाई अप के कमीशन का मैं क्या करूँगी? मेरा काम तो वो नहीं है. एक नंबर फॉरवर्ड करने की कमीशन में क्यों लूँ? तो वी आर नॉट इनटू कमीशंस. मैं अपनी मैनेजमेंट फ़ी, अपने डेकोर चार्जेस से खुश हूँ. आई डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ कमीशन. तो जब क्लाइंट्स अगर किसी इवेंट मैनेजर का पैसा रोकते हैं, जो एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ,
यहाँ क्या वर्ल्ड वाइड है, तो उसमें इवेंट मैनेजर्स की भी गलती होती है, हमेशा क्लाइंट की गलती नहीं होती है। आप किसी चीज़ का एक्चुअल कॉस्ट 5,000 है, ज़रूरी नहीं है किसी एक को आपने 10 में बेच दिया तो सबको बेच पाओगे, कि कोई ना कोई तो आगे क्वेश्चन करेगा कि 10 के वर्थ इट नहीं है, तो यू हैव टू जस्टिफाइड इट। अगर आप कमीशन ले रहे हो आप नहीं कर पाओगे, तो मैं कमीशन नहीं लेती हूँ, तो मैं जस्टिफाई कर पाती हूँ तो वो पेमेंट्स रिलीज हो पाते हैं। और अभी तक हमारे आज सच इसलिए लॉसेस नहीं हुए हैं, हमारा पैसा इसलिए नहीं अटकता है। और अटकता या कटता भी है ना, तो अगर मेरे स्टाफ की गलती है ना, मैं खुद सामने से बोलूँगी आप इतना कम दे दो, तो मेरे स्टाफ को भी वो पता होता है, वो भी उतना ओके होते हैं कि हाँ अब ये पैसे हमारी सैलरी में से कटेंगे, एंड दे आर ओके विद इट, क्योंकि उनको उनकी गलती रियलाइज हो जाती है। उनको पता है ये हमारे लिए लड़ भी लेगी और हमारी गलती होगी तो ये झुक के माफ़ी भी मांगेगी, तो हमको भी उतना एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दैट्स हाउ इट इज़। तो वो दायरा ना, मतलब मैंने आज तक, मैं अपने किसी भी इवेंट पे आज तक ऐसे रोई नहीं हूँ। मेरे झगड़े ज़रूर हुए होंगे, दैट इज़ वेरी एविडेंट, बट वो तब हुए जब आप मेरे किसी एंकर के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, मेरे किसी आर्टिस्ट के साथ मिसबिहेव कर रहे हो। आपने उनको हायर किया, बट ऑब्वियस पैसा आपका है, आपने उनको हायर किया, क्लाइंट्स हैज़ द राइट टू डू सो, बट उनके साथ मिसबिहेविंग इज़ समथिंग, मेरी कंपनी अगर उसमें इन्वॉल्व है तो मत करो। मैं अपने लेबर्स को अपने इवेंट्स पे दारू नहीं पीने देती हूँ। आप अपने शौक इवेंट के बाद रखो, यू विल नॉट डू एनी थिंग इन टू दिस, क्योंकि ये नाम भी वैसा है, मेरे को पर्सनली भी नहीं पसंद है, और उसमें आप काम नहीं कर पाओगे, ये एविडेंट है। आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। और उसमें आप अगर किसी से बदतमीजी कर रहे हो तो आई एम आंसरेबल। तो इफ़ आई एम प्रोटेक्टिंग यू गाइज, देन द क्लाइंट शुड हैव दैट डिग्निटी कि वो इनको भी प्रोटेक्ट करे। एंकर्स हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो सबकी सिक्योरिटी इज ऑल्सो इवेंट पार्ट। ये हमको कॉलेज में ही सिखाया जाता है, आप जिम्मेदार हो, आपने उनको काम दे के हायर किया, आपने उनको क्लाइंट को सजेस्ट किया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन सिक्योरिटी ऑन दैट डे, तो यू हैव टू मेंटेन दैट। तो ये चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ। व्हेन इट कम्स टू बिगर इवेंट्स, स्मॉलर इवेंट्स, हम क्लाइंट को इसलिए बोलते हैं कि आप एक बार मिल लो, क्योंकि हम उनको ये क्लैरिटी देना चाहते हैं कि वी विल नॉट टॉलरेट एनीथिंग। और अगर हमारी टीम से गलती हो रही है तो हम बिल्कुल हाथ जोड़ के, सर झुका के सुनने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू। आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई मेरी, और आई विश यू वेरी गुड लक कि आप आगे और अच्छे अच्छे इवेंट्स करती रहें, और रायपुर में मैं आपका नाम और सुनूं और लोगों के थ्रू सुनूं, एंड आपका जो फ्यूचर प्लान है आपकी कंपनी को लेके, आई विश वो भी जल्दी ही फुलफिल हो आपके साथ। और बस किसी दिन किसी इवेंट में मैं शायद फिर आपको कनेक्ट करूँ कभी। मैं अपने सारे गेस्ट को कहती हूँ कि मैं उनके, बिकॉज एवरीवन इज डूइंग समथिंग, तो मुझे हमेशा से ये रहता है कि सम डे सम हाउ मैं उनके प्रोग्राम में जाके या उनके इवेंट में जाके या उनके वर्क प्लेस पे जाके उनके काम को भी शोकेस करूँ, सो दैट लोगों को बिहाइंड द सीन BTS जो है वो एक्चुअल समझ में आए उनका, कि वो कितने एफर्ट्स डालते हैं अपनी हर चीज में। सो वेरी गुड लक टू यू एंड योर कंपनी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू स्टोरीज ऑफ इंडिया और इतना सारा कुछ हमारे लोगों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच, आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर दिस कि यू हैड दैट थिंग कि हाँ इस दिन कर लेते हैं। ओके, सो आज हमने कवर किया है मेघना जी को, और इनकी कंपनी का नाम है काशी इवेंट्स, और ये एक इवेंट कंपनी है जो छोटे से लेके बड़े तक के फंक्शन ऑर्गेनाइज करती हैं। तो आपको हम इनका पेज मेंशन करेंगे, इनकी डिटेल्स मेंशन करेंगे अपने साथ, ये हमारे साथ कोलैबोरेशन में रहेंगी। तो आपको अगर कभी भी ऐसा कुछ भी लगता है कि आपको कहीं भी इवेंट में किसी की भी जरूरत है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा वाया इनके साथ रहा, और इत्तेफाक से इन्होंने मेरी कंपनी को कनेक्ट किया उसके बाद स्टोरीज ऑफ इंडिया को, कि वो आना चाहती हैं। तो मुझे तुरंत से ही क्लिक हो गया कि बहुत छोटे टाइम में ही हम लोग काम के लिए वापस से कनेक्ट हो गए। तो मेरा इनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है, एंड शी इज वेरी काइंड, वो आपको बात करने में और थ्रू द एपिसोड समझ में आएगा। सो मैं यही कहूंगी कि रायपुर के लोगों को आप चांसेस दीजिए, मतलब एक
वो पुरानी सोच से बाहर निकल के नए लोगों में भी इन्वॉल्व होने की कोशिश जो रहती है उसको ग्रोथ में लाइए और इनको कनेक्ट करिए, इनको चांस दीजिए और इनका काम देखिए एंड आप भी डेफिनेटली वैसे ही सेटिस्फाइड होंगे जैसे मैं हुई हूँ. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच शिवांगी.